हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी हो वहाँ आ जाओ। आप शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वास्थ्य तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले, कल जैसे हम लोग वेक्टर देखे थे, वेक्टर का टाइप देखे थे, वैसे आज हम लोगों को देखना है थोड़ा और, मतलब कुल मिलाकर हमको लगता है 2-3 वीडियो में वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखा जाएगा, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में 3 वीडियो और लगना है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर देखना है। तो ये तो पता चल गया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एरो से। मान लो अगर ये एरो बना हुआ है तो ये क्या है, अपने पास वेक्टर है, उसका जो लेंथ है, मतलब जितना लंबा, जैसे ये है, ये इसका जो लंबाई है वो लंबाई उसका मैग्नीट्यूड बताता है, और जिस तरफ एरो बनाया गया वो उसका डायरेक्शन बताता है। ये तो पता चल गया होगा तुम लोगों को। तो अगर मान लो कुछ अपने पास वेक्टर्स दे रखा है और अपने को एंगल बताना है कि उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, तो वो कैसे बताया जाएगा, यही सीखना अपने को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम लोग ये सीखेंगे तभी हम लोग आगे कुछ भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे वेक्टर्स के बीच का। तो जब कभी भी हम लोग को एंगल निकालना होगा वेक्टर्स के बीच में, तो जैसे मान लो दो अलग अलग वेक्टर हैं, हम यहाँ पे तुम लोगों को ज्वाइंट करके बताए हैं, लेकिन कलर से देखो, ये एक अलग वेक्टर, ये एक अलग वेक्टर है, ये एक अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे ये तीनों अलग हो सकता है, यहाँ पे वो पूरा 6 अलग हो सकता है, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग वेक्टर है। ठीक है। अब देखो, जब कभी भी हम लोग वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं हेड, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं टेल। ठीक है। वेक्टर में एरो वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हेड, और पीछे वाला हिस्से को बोलते हैं टेल। ठीक है, ये याद रखना है। और जब कभी भी हम लोग एंगल निकालने जाएंगे वेक्टर्स के बीच का, तो हमको ध्यान रखना है कि या तो हम टेल टेल को जोड़ेंगे या तो हेड टेल को जोड़ेंगे। कभी भी हेड हेड को नहीं जोड़ेंगे, ये चीज़ गलत है। हमको हेड हेड को नहीं जोड़ना है। मतलब हम लोग वेक्टर को जब अरेंज करने जाएंगे, जैसे मान लो इसके बारे में बात करें, एक वेक्टर ये दिया हुआ था, एक वेक्टर ये दिया हुआ था, दोनों अलग अलग दूर दूर दिया हुआ था। हम क्या किए, इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ पे ले आ दिए। हमको उसका एंगल नहीं चेंज करना, जैसे था बस उठा के हमको यहाँ शिफ्ट करना है। तो जब हम उठा के यहाँ शिफ्ट किए तो इन दोनों के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं कि रखना कैसे। जैसे मान लो इसको उठा के हम ऐसे भी तो रख सकते थे, जिसको हम उठाएं और ऐसे रख दिए, हम कोई चेंज नहीं किया, एंगल वेंगल में नहीं, जैसे बस उठाएं, बस उठा के। तो ये जो रखने का तरीका ये गलत है और ये सही तरीका है। तो रखने का तरीका क्या होना चाहिए, या तो दोनों वेक्टर का टेल मिले, या तो एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल मिले। इस तरीके से अपने को रखना है वेक्टर्स को। जब कभी भी हम एक दूसरे को, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर रखेंगे तो इस तरीके से ही रखेंगे, ये याद रखना। ठीक है। ये हेड हेड वाला रखने का तरीका गलत है। ऐसे अगर रख के हम एंगल निकालेंगे तो ये तरीका गलत है। ठीक है। तो गलत जानना भी ज़रूरी है, क्या गलत है और क्या सही है। ठीक। अब हम लोग बात करें एंगल निकालेंगे कैसे। तो जब कभी भी अपने को एंगल निकालना होगा वेक्टर्स के बीच में, जब कभी भी अपने को एंगल्स निकालना होगा, तो हम क्या, सबसे पहले तो वेक्टर को रखना सीखेंगे। जो वेक्टर को रखना सीख गए, हेड हेड या फिर टेल हेड टेल या फिर टेल टेल, हेड हेड नहीं रखना है। अब निकालेंगे कैसे, तो जो भी अपने पास वेक्टर्स है उस वेक्टर को उस एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड करने वाला उसके आगे पीछे लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे ये हो गया, अगर हम इस वेक्टर के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये एक्सटेंडेड लाइन होगा, इसके लिए ड्रॉ करेंगे तो ये होगा एक एक्सटेंडेड लाइन। ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ करेंगे, उस एक्सटेंडेड लाइन से हम लोग एंगल निकालेंगे। अब एंगल कैसे निकालें, तो देखो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि इन दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो ये है। तो यहाँ एंगल बिटवीन वेक्टर ये हो गया, जिसको हम थीटा बोलते हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो दो एंगल मिलेगा। कैसे, अभी हम क्या बोल रहे हैं, जो भी अपने पास वेक्टर है उसको आगे बढ़ा के बना लो। ठीक है, ये हो गया अपने पास। ठीक है। अब जैसे हम आगे बढ़ा के बनाएंगे तो अपने पास दो एंगल मिलेगा इस केस में। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। या फिर इसी चीज़ को, जैसे देखो इस चीज़ को हम अरेंज करके ऐसे भी तो बना सकते थे। एक वेक्टर ये था, ये वाला पिंक वाला, पर्पल वाला वेक्टर को हम ऐसे भी तो रख सकते थे। हम जो ये पीछे रखें, जैसे मतलब इसको यहाँ पीछे रखे हैं, इसको हम आगे भी तो रख सकते थे। आगे रखते तो इस तरीके का बन जाता ना। तो ये अरेंजमेंट सीखना कि रखना कैसे है। अगर मान लो कोई वेक्टर पीछे दिया हुआ है, पिच्छू अगर दिया हुआ है, तो उसमें एंगल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे जैसे एक एंगल ये निकल गया θ1 जिसको बोलते हैं, एक एंगल ये निकल गया θ2। तो यहाँ जो करेक्ट वाला है, मतलब जो सही है वो कौन सा है, तो सही है अपने पास ये वाला, और ये वाला गलत है। अब क्यों वो सही है और ये गलत है, तो जब कभी भी हम लोग वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालेंगे तो ये ध्यान रखना है कि एंगल कभी भी छोटा लेना है अपने को। दोनों वेक्टर के बीच में जो छोटा एंगल बनेगा वो लेना अपने को। ठीक। जैसे, और इसको अरेंज करने का तरीका क्या था, ये भी तो था, ये जो हम यहाँ बताया, तो यहाँ पे यही तो एंगल बनता। तो छोटा एंगल हमको प्रीफर करना है लेने से के लिए। ठीक, ये समझ आया होगा। अब चलते हैं तीसरे केस को देख लें। तीसरे केस में ये है अपने पास, कलर चेंज कर ले, ब्लू कलर, हाँ।
तो तीसरे केस में देखो 2 एंगल फिर से बनेगा। एक तो एंगल ये बनेगा, ये वेक्टर के बीच का एंगल, एक एंगल ये भी बनेगा। भाई दोनों तो वेक्टर के बीच का एंगल है, इसको हम θ1 बोल दिए, इसको हम θ2 बोल दिए। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, जैसे यहाँ तो दोनों वेक्टर तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तो मान लो ये एंगल लग रहा होगा, तो ये भाई यही एंगल है। लेकिन हम ये बताए हैं कि आगे एक्सटेंड कर लो, लाइन को आगे एक्सटेंड करके देख लो तो भी हम निकाल सकते हैं। लाइन मतलब वेक्टर को आगे एक्सटेंड करके। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे मान लो ये केस है, इस केस में अगर हम लोग बात करें कि क्या एंगल सही है क्या गलत है, तो 2 एंगल मिल रहा है 2 वेक्टर के बीच में, एक θ1 बोले एक θ2 बोले, तो θ2 गलत है और θ1 सही है। क्यों? क्योंकि जो थीटा होना चाहिए, कोशिश करना है, कोशिश क्या होना ही चाहिए इसको ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। तो जब कभी भी हम लोग 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे तो ये ध्यान रखना है कि एंगल हमेशा कितने से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, वही छोटा एंगल प्रीफर करेंगे। वही बात यहाँ भी की हम। अब सेम चीज़ यहाँ देखो, अब यहाँ पे तुम लोग बोल देगा कि अगर ये एंगल है, जैसे मान लो ट्रायंगल के बीच का एंगल ये बोल देगा, 2 वेक्टर के बीच का एंगल ये बोल देगा, 2 वेक्टर के बीच का एंगल ये बोल देगा, 2 वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये गलत हो जाएगा। अब गलत कैसे हो जाएगा, तो अब कहानी देखो, हम क्या बोले हैं, हेड टेल तो जोड़ना है, हेड टेल तो जोड़ना है, लेकिन जैसे हम लोग हेड टेल जोड़े हैं उसको भी आगे ले आके छोटा वाला एंगल लिए, ठीक। वही बात यहाँ पे भी है कि जब कभी भी हम लोग, जैसे मान लो इसको अगर देखा जाए, एक वेक्टर ये था और दूसरा एक वेक्टर ये दे रखा है, ठीक है, और इस वेक्टर में हेड टेल जोड़ रहा, मतलब एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल, और ये एंगल है, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ आगे आ जाएगा ऐसा, मतलब इस वेक्टर को आगे लेके आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये भी एंगल बनेगा। तो भाई अब दोनों में लेना कौन सा है, तो दोनों में लेने वाला बात हो जाएगा, वो हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब ये एंगल हम कोशिश करेंगे लेने का 120 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हम मान रहे हैं, अंदर मान लो 60 बनेगा, तो जो वेक्टर्स के बीच का एंगल रहेगा, वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या हमेशा निकालेंगे हम लोग टेल से निकालेंगे, ठीक। टेल करने वाला दोनों वेक्टर का टेल जहाँ ज्वाइन करेगा उसी एंगल को लेंगे हम लोग। इससे होता क्या है ना कि हम लोगों को जैसे फार्मूला आगे डिराइव होगा, जब हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे तो उसमें जो एंगल का वैल्यू पुट करना रहता है, उस वैल्यू को पुट करने में अपना सॉल्यूशन आसान हो जाता है। इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि जब कभी भी हम लोग सॉल्व करके लेंगे तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, 2 वेक्टर के बीच का टेल का जो एंगल रहेगा, टेल आपस का जो टेल है उसके बीच का एंगल लेंगे। जैसे इसमें लिए, इसमें लिए, इसमें लिए, इसमें तो छोटा एंगल प्रेफर किया। अब वही बात यहाँ पे देखो, जैसे इसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो जैसे हम इसको आगे एक्सटेंड कर दें अगर, ये कुछ ऐसा बनेगा। अब ये 2 एंगल, 2 वेक्टर के बीच का एंगल ये होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं 120 डिग्री। सेम कहानी अगर इन दोनों में देखेंगे तो आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे बनेगा 120 डिग्री। सेम इन दोनों के बीच का एंगल आगे एक्सटेंड करेंगे, ये कुछ ऐसा, यहाँ बनेगा 120 डिग्री। तो आगे एक्सटेंड करने के बाद जो एंगल बन रहा है वो अपना एक्यूरेट एंगल बनेगा, वही वेक्टर के बीच का एंगल हुआ। सेम कहानी यहाँ देखो, यहाँ पे भी अगर लेना है तो इसको हम एक से एक्सटेंड कर दिया, हर एक पार्टी को एक्सटेंड कर दो। जैसे ये एक्सटेंड हो गया, इधर ये एक्सटेंड हो गया, ये एक्सटेंड हो गया, ये एक्सटेंड हो गया, ये एक्सटेंड हो गया। अब जो एंगल काम का है अपने, वो ये एंगल काम का है। 2 वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाएगा तो ये एंगल जो है, ये एंगल अपने काम का है। मतलब जब हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे या डेरिवेशन करेंगे, एंगल पूछेगा तो ये एंगल हम लोग लेंगे, अंदर वाला एंगल नहीं लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जैसे मान लो ये 2 वेक्टर को अगर देख रहे हैं, इस वेक्टर को उठा के हम आगे लाएंगे तो 2 टेल के बीच का जो एंगल बनेगा वो यही बनेगा, तो इसीलिए ये वाला एंगल अपना करेक्ट एंगल होगा वेक्टर्स के बीच का। उम्मीद करते हैं समझ आएगा। सेम वही बात यहाँ पे भी है। जैसे मान लो अगर कोई 2 वेक्टर ऐसा दिया ही हुआ है तो हम 2 वेक्टर को मूव कर सकते हैं, तो ये फ्री वेक्टर है, और फ्री वेक्टर को अगर हम मूव करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो ये ले लेते हैं ग्रीन कलर, इसके बारे में बात करें, एक वेक्टर ये है अपने पास और एक वेक्टर ये है, तो ये पिंक वाले वेक्टर को हम इधर भी ले आ सकते हैं। जैसे ये हो गया, एक वेक्टर का हेड, एक वेक्टर का टेल, और इसको फिर हम ऊपर की तरफ ले भी जा सकते हैं। कुल मिला के हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो ये है, ये वाला वेक्टर है, इसको हम इस तरीके से अरेंज कर दें, मतलब हम इसको मूव कर रहे हैं, पर्पल वाले को मूव कर रहे हैं, और पर्पल वाले को मूव करके हम कुछ ऐसा भी तो बना सकते हैं। पिंक वाला है और पर्पल वाले को यहाँ ले आ दिया, ये वाला उठा के यहाँ ऐसे करके ले आ दिया, तो जब उठा के यहाँ ले आ दिए तो ये जो एंगल है वो अपना एंगल बनेगा। तो मूव भी कर सकते हैं वेक्टर को अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो मूव कर रहे हैं तो फ्री वेक्टर और फ्री वेक्टर के बीच का भी एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। और फ्री वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, दोनों वेक्टर का टेल के हिसाब से हम लोग एंगल निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना तुम लोगों को आया होगा। बाकी हम लोग और करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे एडिशन ऑफ वेक्टर को।
तो एडिशन ऑफ वेक्टर देखने से पहले कुछ क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो तुम लोग पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर, उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो करना तो तुम ही लोग को है, वैसे हम आंसर बता दे रहे हैं लेकिन करना तुम ही लोग को है, ठीक है। कह रहे इसमें आर टू इक्वल वेक्टर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर, तो मेरे हिसाब से ये ट्रू है, ठीक है, कि दो इक्वल वेक्टर जो है वो हमेशा पैरेलल होगा। तो एक बार तुम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर जो लिखा था, कहानी सुना था, समझा, तो उसको एक बार देखो, रिवाइज करो और देखो भाई हम आंसर सही कर रहे हैं कि नहीं। फिर कह रहा टू को इनिशियल वेक्टर आर ऑलवेज को प्लेनर, तो को इनिशियल ये भी ट्रू है, को इनिशियल को प्लेनरी होगा। थ्री को इनिशियल को प्लेनरी होगा, ठीक। फिर उसका थ्री को इनिशियल वेक्टर मे को प्लेनर, तो मे को प्लेनर भाई जब ऑलवेज ट्रू हो गया तो मे तो फॉल्स हो जाएगा ना, तो फॉल्स को रेड पेन से लिख देते हैं, रेड पेन मतलब रेड कलर से, तो ये हो गया फॉल्स। फिर ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर आर ऑलवेज नेगेटिव वेक्टर, तो ऑल एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट हो जाएगा, आर ऑलवेज नेगेटिव वेक्टर हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव हमेशा रहेगा, तो नेगेटिव तो हो सकता है, लेकिन वेक्टर बात हो गया तो मैग्नीट्यूड का खेला हो जाएगा, खेला हो गए तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा समझा रहे, कह रहे कि ऑल एंटी पैरेलल जैसे ये एक हो गया तो ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर, तो कह रहा ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर आर ऑलवेज नेगेटिव वेक्टर, जैसे एक ये बना दिया हम, एक ये बना दी, ये भी तो एंटी पैरेलल, तो कह रहा है कि ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर आर ऑलवेज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि नेगेटिव वेक्टर अगर हम बात करने जाएंगे तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जैसे मान लो ये कंडीशन अगर रहेगा तो ये कंडीशन के हिसाब से ये ट्रू हो जाता है कि ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर और ऑलवेज नेगेटिव वेक्टर, तो एंटी पैरेलल अगर हम बना रहे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कहने वाला जितना मैग्नीट्यूड इसका था उतना ही इसका भी हो जाएगा, तभी तो नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। लेकिन भाई ये भी तो है, ये भी तो एंटी पैरेलल वेक्टर है, लेकिन ये नेगेटिव वेक्टर तो नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो इसीलिए ये बात फॉल्स हो है, क्योंकि ऑलवेज बोला है, हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हो जाएगा, जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तब हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये तुम लोग खुद से करेगा और समझ आया होगा। बाकी अब हम लोग चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पे, तब तक इसको साफ कर लें। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, अब एडिशन ऑफ वेक्टर करते कैसे हैं ये तो पता चल गया कि ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा से ये होगा नहीं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग को करना क्या है, वही बात लिखा है यहाँ पे, वेक्टर कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। तो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा जो होता है, मतलब जो हम लोग 2+3 कर देते हैं आंसर 5 आ जाता है, उससे ये ऐड नहीं होगा। इसको ऐड करने के लिए अलग लॉ है, तो वो जो लॉ है वो क्या क्या है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले अपने पास ट्राइंगुलर लॉ है, दूसरा अपने पास पैरेललोग्राम लॉ है, तीसरा अपने पास पॉलीगॉन लॉ है। तो जब दो वेक्टर हैं अपने पास, तो दो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं ट्राइंगुलर लॉ से, दो वेक्टर को पैरेललोग्राम से भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो सीख लेंगे। और पॉलीगॉन लॉ हम तब अप्लाई करेंगे जब दो से ज़्यादा वेक्टर हैं, ठीक है। मान लो अगर 3 वेक्टर हैं अपने पास, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि दो वेक्टर को ऐड किया, उसका रिजल्टेंट आया, उसको तीसरे वेक्टर से ऐड किया, मतलब हम लोग पॉलीगॉन लॉ के बजाय ट्राइंगुलर लॉ भी कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, तो इन दो वेक्टर को हम ऐड किए, उन दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट है उसको इससे ऐड किया, फिर जो रिजल्ट है उसको इससे ऐड किया, तो हर बार क्या ट्राइंगुलर लॉ लग रहा। मान लो इस, तो हम लोग बात कर रहे थे लॉ के बारे में, ट्राइंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन लॉ, वही था कि कोई दो वेक्टर दिया है, उन दोनों वेक्टर को हम लोग ट्राइंगल लॉ से भी ऐड कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से भी ऐड कर सकते हैं, पॉलीगॉन लॉ से भी ऐड कर सकते हैं। अब कैसे क्या करना पड़ेगा ऐड करने के लिए, अब ये देखा जाए, मतलब ये सब लॉ कैसे काम करता है अब इसको देख लिया जाए, ठीक है। तो अब देख लो ट्राइंगुलर लॉ। अब ट्राइंगुलर लॉ में क्या कहानी है, तो ट्राइंगुलर लॉ की कहानी देख लिया जाए कि कोई दो वेक्टर है अपने पास, जिसको हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर बोल रहे हैं, कहाँ पे, प्लेन में। तो जैसे हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर प्लेन में दिया हुआ है। अगर इन दो वेक्टर को ऐड करना है तो देखो सबसे पहले तोड़ के सीखा है, हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर देखें, एंगल निकालना सीखे, उसके बाद ये देखिए कि अगर ऐड करना है वेक्टर को तो किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले है अपने पास, हम लोग जो लॉ है उसमें ट्राइंगुलर लॉ को देख रहे हैं कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो उन दोनों वेक्टर को इस तरीके से शिफ्ट करना है। तो क्या लिखा है, वी हैव टू शिफ्ट द वेक्टर इस तरीके से कि एक का जो टेल है वो कोइंसाइड करेगा हेड ऑफ अदर वेक्टर। कहने का क्या मतलब, अभी हम बताए थे कि ये जो होता है हेड होता है, ये जो होता है टेल होता है। अगर हमको एडिशन ऑफ वेक्टर करना है तो दो वेक्टर को इस तरीके से अरेंज करना है
कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल आपस में कोइंसाइड करे, मतलब मिल जाए। तो मिला दिया। देखो मिलाने किसी भी तरीके से मिला सकते हैं, हम इसको उठा के यहाँ भी ले आ सकते थे, ऐसे करके ऐसे भी बना देते हैं, जैसे ये पर्पल वाला होता, ये पिंक वाला होता, ऐसे भी बना सकते थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। बस कंडीशन क्या है, एक वेक्टर का हेड एक वेक्टर का टेल मिलाना है। उसके बाद जो साइकिल चल रहा है, साइकिल कहने का मतलब क्या है, हम ऐसे गए ऐसे गए, यही बना साइकिल। और अगर इसको क्लोज करना है, इस फिगर को क्लोज करना है, तो साइकिल ऐसे आएगा, यही आएगा फिगर। लेकिन हमको अगर इसको ट्राइंगुलर लॉ से ऐड करना है, तो जो उल्टा डायरेक्शन, देखो कह रहा कि देन द वेक्टर ज्वाइनिंग दिस वेक्टर, इस वेक्टर को क्लोज करने के लिए जो वेक्टर ज्वाइन करेंगे उसको किस ऑर्डर में बनाना है, रिवर्स ऑर्डर। तो वो क्या हो जाएगा, अपना रिजल्टेंट हो जाएगा। उसको किससे डिनोट करेंगे, आर वेक्टर से। तो जैसे इसको अब क्लोज करना है, ट्राइंगुलर लॉ है तो ट्राइंगल बनाने के लिए इसको क्लोज करना पड़ेगा, और साइकिल के हिसाब से जाएंगे तो साइकिल ये होना चाहिए, लेकिन इसके रिवर्स अपोजिट ऑर्डर में अपने को बनाना पड़ेगा। तो रिवर्स ऑर्डर में ये जो हुआ ये अपना रिजल्टेंट हो गया। और रिजल्टेंट हम लोग कैसे लिखें यहाँ पे, तो यहाँ लिखने का तरीका फिलहाल ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कहने का मतलब दोनों को हम बस ऐड करके दिखाए हैं यहाँ पे। लेकिन ये ऐसे डायरेक्ट नहीं, जैसे मान लो अगर ये 3 मीटर होगा, ये 4 मीटर होगा, तो ये 7 मीटर आ जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है इसका, बस एक तरीका बताएं कि इस तरीके का डायग्राम बनेगा, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसके बीच का एंगल क्या है, उन सब का रोल देखते हुए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये था अपने पास ट्राइंगल लॉ। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, जिसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ। उसमें भी 2 वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे। तो अब हम लोग देख लेंगे पैरेललोग्राम लॉ। तो इसमें भी देखो 2 वेक्टर दे रखा है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं ए वेक्टर, और ये हो गया मान लो अपना बी वेक्टर। तो अभी ट्राइंगल लॉ में क्या देखे थे, तो इस वेक्टर को इस तरीके से अरेंज करना है कि एक का टेल एक का हेड, जैसे मान लो ये और ये था अपना ट्राइंगल लॉ, ये हो गया उसका रिजल्टेंट। ये अभी हम लोग देखें ट्राइंगल लॉ में। पैरेललोग्राम लॉ में क्या कंडीशन है कि हम इस लॉ को जब अप्लाई करेंगे, सबसे पहले नोट पढ़ लो, अप्लाई करेंगे जब वो को इनिशियल हो या को टर्मिनस हो। को इनिशियल कहने का मतलब या तो ऐसा अरेंज कर लें कि लगे कि एक ही जगह से वेक्टर निकल रहा है, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ऐसा लगे कि भाई यहीं से दोनों निकला है, जिसको को इनिशियल बोल देंगे। या फिर इसको इस तरीके से, मतलब इसी वेक्टर को इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं हम लोग कि ऐसा लगे कि एक ही जगह जाके मिल रहा है, जिसको हम लोग को टर्मिनस बोलते हैं। ये था बी वेक्टर और ये था ए वेक्टर। तो मान लो अगर को इनिशियल है या को टर्मिनस वेक्टर जैसा हम अरेंज करें, तो वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ। अब इसमें रिजल्ट कैसे निकलेगा, तो जैसे अगर हम इसको इस तरीके से अरेंज कर ले, जैसे मान लो 2 वेक्टर थे, एक वेक्टर ये बना दिया, एक ये बना दिया, तो अब हमको रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वेक्टर के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर दिया, तो अब देखो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो इसका जो डायगोनल हम बनाएंगे, वो डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो अगर को इनिशियल वेक्टर है तो हमको डायगोनल भी वहीं से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर को टर्मिनस वेक्टर है तो जो रिजल्टेंट है डायगोनल है वहीं जाके मिलेगा। तो जो रिजल्टेंट होगा वो उसी डायरेक्शन में अपने को एक तरह से देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब ये इधर था, ये इधर था, तो इसका रिजल्टेंट बीच में मिला, ये जो डायगोनल है वो बीच में, ये रिजल्टेंट है इसका। सेम कहानी, ये इसका रिजल्टेंट है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मान लो अगर हम को इनिशियल बना रहे तो को इनिशियल ही रिजल्ट का भी डायरेक्शन हो जाएगा। अगर हम को टर्मिनस बना रहे तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन को टर्मिनस हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ आएगा। बस कंडीशन याद रखना है कि ट्राइंगल लॉ में हम लोग हेड टेल मिलाएंगे, पैरेललोग्राम में हेड हेड या फिर टेल टेल मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देख ले तीसरा पॉलीगॉन लॉ। तब तक इसको साफ कर दें। तो अब अपने पास पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ कब हम अप्लाई करेंगे, जब 2 से ज़्यादा वेक्टर दिया रहेगा, 3 और मोर वेक्टर लिखा ना, 3 और मोर। 2 वेक्टर दिया है तो या तो ट्राइंगल या तो पैरेललोग्राम अप्लाई कर लेंगे। लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर दे रखा है तो हम लोग क्या बनाएंगे, पॉलीगॉन लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पॉलीगॉन में क्या होगा, जैसे मान लो ये रैंडम कोई वेक्टर है, तो हम उन तीनों वेक्टर को आपस में ज्वाइन करेंगे साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक कहने का मतलब देखो, एक एरो ये हो गया, दूसरा उसी को कंटिन्यू करता है, तीसरा उसी को कंटिन्यू करता है, साइक्लिक ऑर्डर में हम ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद जो क्लोजिंग साइड हम ड्रॉ करेंगे, क्लोजिंग जैसे ये 3 साइक्लिक ऑर्डर में ज्वाइन हो गया, जो 3 अपने को वेक्टर दे रखा था। अब हमको इसको जोड़ के रिजल्ट निकालना है, तो हम साइक्लिक ऑर्डर में रिवर्स हो जाएंगे। जैसे ये था साइक्लिक ऑर्डर, रिजल्टेंट उसका जो निकालना है, रिजल्टेंट साइक्लिक के हिसाब से इधर होना चाहिए था, लेकिन जो रिजल्टेंट होगा वो रिवर्स हो जाएगा साइक्लिक ऑर्डर के। वही लिखा है कि साइक्लिक में ले लेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में ले लिए, उसके बाद जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्लोजिंग साइड हो जाएगा, लेकिन कैसे, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे हैं और जो क्लोजिंग साइड हम पॉलीगॉन का बनाएंगे उसको रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो वो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये तो अभी हम लोग जो भी देखें, डायग्राम बनाना देखें कि 2 वेक्टर 3 वेक्टर दिया तो डायग्राम कैसे बनेगा, लेकिन अब सॉल्व करके रिजल्ट क्या आता है एग्जैक्ट, वो अब अपने को देखना है।
उससे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देख के फिर हम लोग रिजल्ट पे चलेंगे कि भाई रिजल्ट एक्चुअल में होता क्या है। अभी तो हम लोग देखें कि डायग्राम कैसे बनेगा, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट क्या आएगा वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, फिर रिजल्ट देखा जाएगा। अब देख लो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, पूरा डेफिनेशन नहीं लिखे हैं, बस समझा दे रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो ए प्लस बी वेक्टर है, उसी को हम ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं। कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और अपने को सब्ट्रैक्ट करना वेक्टर को, तो कोई एक वेक्टर को हम उसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। जैसे मान लो ये इस डायरेक्शन में, तो इसको पलट के इधर कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, या फिर बी ऊपर की तरफ था, इसको नीचे की तरफ कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ जो हम लिए हैं ए वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, लेकिन अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो इस बी वेक्टर को हम पलट दिए, पलट के कुछ ऐसा बनेगा, अलग से कर दे रहे हैं, इसको ज्वाइन नहीं करते हैं। जैसे मान लो ये बी वेक्टर है, तो सबसे पहले हम इस बी वेक्टर को इस तरीके से ड्रॉ कर दिए, ये हो गया अपना नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब ट्राइंगल लॉ अगर अप्लाई करना है तो इसको अरेंज करना है। अरेंज किस तरीके से करना है, एक का हेड एक का टेल। तो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, अब ये हो गया बी वेक्टर और ये है माइनस में। तो इन दोनों को अरेंज इस तरीके से किए कि एक का हेड एक का टेल मिला। अब जो रिजल्टेंट हो जाएगा क्लोजिंग साइड हो जाएगा और रिवर्स ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक हो जाएगा। तो ये साइकिल था तो इसका रिवर्स ऑर्डर ये हो गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो ए प्लस, क्योंकि भाई हम ऐड ही कर रहे, रिजल्ट निकाल रहे तो ऐड ही करें, लेकिन बी वेक्टर किस में, नेगेटिव में। अब प्लस माइनस करेगा माइनस, तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और यही अपने पास सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम लोगों को सब्ट्रैक्शन और वेक्टर करना है तो वेक्टर को बस अपोजिट कर देंगे तो वहाँ माइनस आ जाएगा, और जो एडिशन वाला प्रोसेस था वही अपने को दोहरा देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते ये भी समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि भाई ये रिजल्ट का वैल्यू कितना था। तब से तो हम लोग आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर लिख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या आता है जो हम लोग फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे या फिर दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो आएगा, वो क्या होता है वो अब देखा जाए। ठीक है, तो अब हम लोग निकालना सीखेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी भी दो वेक्टर का। दो वेक्टर दिया और टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, क्या एंगल होगा उनके बीच का, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है कि अगर अपने को दो वेक्टर दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमको क्या करना है, ऐड करके उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो हम ऐड करने के लिए ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो जो इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, तो अब इतना मालूम होना चाहिए रिजल्टेंट कैसे, जैसे एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, इसको हम इस तरीके से अरेंज कर दिए, तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा ये क्लोजिंग लाइन हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, ये पता चल गया है तुम लोग को कि जो भी हम लोग क्लोजिंग लाइन बनाएंगे फिगर का, तो यहाँ ट्राइंगल है और कैसा होना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर के, साइक्लिक में रिवर्स हो जाना चाहिए। तो जो भी हम लोग क्लोजिंग लाइन बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये बना दे रहे हैं हम क्लोजिंग लाइन, ये हो गया अपना, यहाँ से स्टार्ट होता हुआ जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये अपना हो गया रिजल्टेंट। ठीक, अब ये जो रिजल्टेंट है तो वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट ये वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा है जो हमको पता नहीं, इसको हम क्या बोल दिए, अल्फा एंगल बोल दिए। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और कहानी करना पड़ेगा। वो कहानी क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे कि इन दोनों वेक्टर्स में कितना एंगल है, क्योंकि अपने को एंगल के बारे में भी बात करना है, थी वेक्टर के बीच का एंगल। तो एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया लाइन एक्सटेंड, और इस साइड जो वैल्यू बनेगा थीटा जिसको हम बोलते रहे, वो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये जो बाहर वाला एंगल है वो एंगल है वेक्टर्स के बीच का। अब हमको इस थीटा को एक ट्राइंगल में ले आना है, तो यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस वाले वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उसको हम अलग पेन, मान लो ये हो गया अपना एक लाइन जो परपेंडिकुलर है इस वाले पे। अब सबका नामकरण कर देते हैं। नामकरण में क्या हो जाएगा, तो नामकरण कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मान लो इसको हम बोल दें पी, इसको बोल दिए क्यू, इसको आर तो है ही अपने पास, तो आर हटा देते हैं, ये हो गया एस, ये हो गया टी, ये कुछ नामकरण हो गया। अब देखो नामकरण होने के बाद अब हम लोग को निकालना है आर का वैल्यू, और आर का वैल्यू निकालना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर इस ट्राइंगल को देखेंगे हम लोग, ये वाला ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, ट्राइंगल पी एस टी। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने से पहले हम लोग को क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या किया, इस ट्राइंगल में हम लोग ड्रॉ किए हैं एक एस टी जो परपेंडिकुलर है किस पे, पी टी पे। ठीक है, ये हम लोग ड्रॉ किए हैं, और क्या मिला है ऑल्सो, ये पहले लिख देंगे, एंड पी क्यू प्रोड्यूस, पी क्यू कंस्ट्रक्शन पी क्यू प्रोड्यूस टू टी सच डेट एस टी परपेंडिकुलर पी टी, ये होना चाहिए। तो इसको इरेज करके सही से लिख दे रहे हम कि इरेज क्यों नहीं हो रहा है यार, सब गड़बड़ एक ही साथ हो गया लग रहा।
तो बात क्या है यहाँ पे कि वी एक्सटेंड पी क्यू टू टी such that ST perpendicular PQ can be drawn। तो इस तरीके से PQ को T तक बढ़ाए हैं कि ताकि हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकें। ये सब कहानी है और एंगल इसके बीच में है ही, और तो वो भी लिख देते हैं हियर। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड B। और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, ये सब फिगर से क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोगों को सॉल्व करके निकालना है कि क्या आंसर आएगा। तो आर निकालना है, मतलब ये पी एस का वैल्यू निकालना है, ये जो पी एस साइड है उसका वैल्यू निकालना है। तो फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है अपने को? तो फ्रॉम ट्राइंगल पी एस टी, यही है पी एस टी, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को अगर लेना है तो इस ट्राइंगल में जो भी हम लोग बनाएंगे, अब नीचे कैसे जाएगा ये भी समस्या है, देखते हैं कैसे जाएगा नीचे। तो ये जो ट्राइंगल पी एस टी है इसमें हमको निकालना है पी एस का वैल्यू। पी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करके अगर लिखा जाएगा तो पी एस स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा? पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? पी एस स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा? तो फिगर को यहाँ रखते हैं थोड़ा सा। पी एस अपने पास आर, हम केवल यहाँ मैग्नीट्यूड के बारे में डील कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन को नहीं ले रहे, क्योंकि हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना, जो आर वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड निकालना। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, तो उसका हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे, डायरेक्शन नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एस मतलब आर स्क्वायर, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड लिए। पी टी, पी टी कहने का मतलब ये हो गया जिसको हम बोलेंगे पी टी में जो है अपने पास वो पी क्यू प्लस क्यू टी है होल स्क्वायर, प्लस एस टी है अपने पास, एस टी परपेंडिकुलर एस टी का स्क्वायर। अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर हमको आर का वैल्यू निकालना है तो अपने को पी क्यू मालूम होना चाहिए कितना है, तो पी क्यू कितना है? ए, तो ए लिख देंगे। क्यू टी कितना है? नहीं मालूम है। एस टी कितना? नहीं मालूम है। तो अब हम लोग क्यू टी और एस टी निकालने के लिए मेहनत करेंगे। तो क्यू टी एस टी निकालने के लिए हमको जो ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा वो ट्राइंगल क्यू एस टी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो ट्राइंगल क्यू एस टी है, ये जो ट्राइंगल क्यू एस टी है, अगर यहाँ से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? सम पीपल हैज़, परपेंडिकुलर कहने का मतलब एस टी, और परपेंडिकुलर हैज़ कहने का मतलब बी वेक्टर। बी हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो बी हम केवल लिखते हैं। तो यहाँ से जो एस टी का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा बी साइन थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ से हम इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो करली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर मतलब ये हो जाएगा। और यहाँ से जो क्यू टी का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा बी कॉस थीटा। तब देखो क्यू टी हो चाहे एस टी हो, दोनों का वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा? तो पी क्यू की जगह पे ए हो जाएगा, प्लस क्यू टी की जगह पे क्या लिखेंगे? तो क्यू टी की जगह पे बी कॉस थीटा लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर, प्लस एस टी की जगह पे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में ये मिलेगा अपने को बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें तो हम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं और साफ करके अच्छे से लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो जो अब अपने पास रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो केवल बी स्क्वायर बचेगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये अपने पास मैग्नीट्यूड निकल के आ गया आर वेक्टर का। जैसे मान लो दो वेक्टर को जोड़ा जा रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है कि आंसर कितना आएगा। तो वो आंसर इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा, मतलब आर का जो वैल्यू निकलेगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो निकलेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है? उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब जो रिजल्टेंट है, मतलब जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कहीं ना कहीं उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। ये जो आया इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। और लॉ ऑफ कोसाइन से हमको क्या पता चलता है? मैग्नीट्यूड। अगर हम बोलते हैं डायरेक्शन निकाल के बता दो भाई, हमको डायरेक्शन से क्या डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? tan अल्फ़ा, मतलब जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट वाला डायरेक्शन देख लो अल्फ़ा ही है, यहाँ पे देखो अल्फ़ा ही है। तो रिजल्टेंट वाला अगर हमको बताना तो हम tan अल्फ़ा इस्तेमाल करेंगे, और tan अल्फ़ा कहने वाले हो गया डायरेक्टली पुल बैक। तो
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर है अपने पास एस टी और बेस है अपने पास पी टी। ठीक, अब एस टी कितना है, तो एस टी है अपने पास बी साइन थीटा, और पी टी कितना है, तो पी टी है अपने पास ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर हमको डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन कहने का मतलब टेन अल्फ़ा निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला जाएगा, और इस वाले फार्मूले को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। तो जब कभी भी दो वेक्टर को जोड़ा जा रहा है और बोला जाएगा कि मैग्नीट्यूड निकालने के कौन से लॉ इस्तेमाल करना, तो लॉ ऑफ कोसाइन, और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करना, लॉ ऑफ साइन। तो उम्मीद करते हैं ये रिजल्ट और ये डायरेक्शन दोनों समझ आएगा, और हम लोग को ये भी पता चला कि जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे इस पर कंडीशन। तो कंडीशन भी यहाँ ही पे अप्लाई कर लेते हैं, नीचे करके पेन का कलर थोड़ा सा बदल देते हैं भाई मेरे। तो पहला कंडीशन क्या ले लें कि थीटा को हम ले लें 0 डिग्री, मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री। दूसरा कंडीशन ले लें थीटा को 90 डिग्री। तीसरा कंडीशन ले लें थीटा को 180 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री लेंगे तो आर क्या हो जाएगा, तो खुद देख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 2ab कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री, ऐसे मन में कर लेना है, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो कुल मिला के जो आने लगेगा अपने पास अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। और ये जो है किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी। तो मतलब जब थीटा 0 डिग्री लेंगे हम लोग, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड को सीधा सीधा जोड़ देना है। कहने का मतलब एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर भी है, तो दोनों को सीधा सीधा जोड़ देंगे हम, तो अपने पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। और ये जो केस है वो मैक्सिमम का केस है, मतलब यहाँ पे अपने को मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलता है। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा, तो आर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पार्टी 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें रिजल्ट जो मिल रहा है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक, अब 180 हो जाए, 180 मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाए। अपोजिट डायरेक्शन अगर हो जाएगा तो आर का वैल्यू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो ये -2ab हो जाएगा। और ये आने लगेगा अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी। तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a माइनस बी आ जाएगा। मतलब ये जो केस हो जाएगा किसका हो जाएगा, मिनिमम का। तो अगर अपने को, जब हम लोग डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अगर 0 है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, एंगल 180 है तो माइनस कर देंगे, अगर एंगल 90 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ है ये भी समझ आएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ से अगर कंक्लूड करना चाहें तो जो आर है, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, ये जो अपने पास आर है, आर कहने का मतलब ये जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट कहाँ से कहाँ डिपेंड कर रहा है, तो जो रिज़ल्ट का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे, ए प्लस बी से, और ग्रेटर देन होगा ए माइनस बी से। तो जो अपने पास a प्लस बी है, मतलब a और b दोनों मैग्नीट्यूड को जोड़ेंगे तो या तो उसके बराबर या तो उससे छोटा आएगा, या जो रिजल्टेंट है a माइनस बी जो है अपने पास, a माइनस बी के वैल्यूज़ के बराबर या उससे बड़ा ही आएगा। तो r का वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में घूमेगा। ठीक, अब एक और कंडीशन लगा दी, ये तो एंगल वाला कंडीशन था। अब वेक्टर्स को इक्वल कर दे, कहने का मतलब a और b कर दें, मतलब दोनों वेक्टर्स को अगर आपस में इक्वल कर दें तब क्या देखने को मिलेगा, तो वो कंडीशन भी नीचे डिस्कस कर लेते हैं। तब तक इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें। हाँ, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ ए इक्वल्स टू बी, मतलब दोनों वेक्टर को आपस में इक्वल कर दिया, तो आर क्या आने लगेगा, ए स्क्वायर प्लस फिर से ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये होगा ना। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट में, यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट में, यह है अपने पास आर। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब जो तुम लोग अभी शायद नहीं पढ़ा होगा या पढ़ लिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ा होगा तो पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा मतलब 11th वाला ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पढ़ा। तो हम फार्मूला यहाँ पे बता दे रहे हैं cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है अपने पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज में यहाँ से cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा कहने का मतलब हम इसका आधा कर दिए, तो ये भी आधा हो जाएगा, आधा करने वाला डिवाइडेड बाई 2, तो कुल मिला के बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचेगा अपने पास -1। अब यहाँ पे हम आधा किसको किए, एंगल को आधा किए, तो भाई एंगल आधा होगा ना, एंगल आधा होगा, बाकी 2 तो आगे रहेगा ही। तो cos 2 थीटा एंगल था, एंगल को आधा किया तो यहाँ भी एंगल आधा हो गया, ये मिला।
अब इसको अरेंज कर ले, मतलब कॉस थीटा प्लस 1, तो ये क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, मतलब ये -1 पे दिल है, तो ये जो कॉस थीटा प्लस 1 का वैल्यू मिला वो क्या मिला 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। मतलब इसको यहाँ पे रख के देखा जाए, फिर से थोड़ा सा नीचे, तो r इक्वल्स टू अंडर रूट में 2a स्क्वायर ऑलरेडी है, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कुल मिला के कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट में, ये आया r। और यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा, मतलब जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो 4 का 2 आ जाएगा, a स्क्वायर का a आ जाएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस आ जाएगा, तो 2a कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा रिजल्टेंट कब, जब दोनों वेक्टर को हम आपस में इक्वल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे भी एंगल है, मतलब थीटा यहाँ पे भी है। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि दो इक्वल वेक्टर है, ठीक, और किसी एंगल पे है, दो इक्वल वेक्टर किसी एंगल पे। अगर दो इक्वल वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट निकालना तो फार्मूला तो ये हो गया। अभी देखो क्या क्या फार्मूला निकला, सबसे पहले रिजल्ट का फार्मूला निकला, फिर हम लोग एंगल निकालें, पहले मैग्नीट्यूड निकालें, फिर एंगल निकालें, फिर इस पर कंडीशन लगाएं। कंडीशन क्या था, मतलब ये अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू आया, उसके बाद हम लोग वेक्टर्स को इक्वल कर दिए तो एक रिजल्ट आया। अब इस पे हम लोग एंगल वाला लगाएंगे, कहने का मतलब इस थीटा का वैल्यू भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू 0, मतलब दो इक्वल वेक्टर हैं और दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल हो जाए, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है भाई, पेन का कलर हो जाएगा कुछ अपना येलो ले लेते हैं। तो इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाएगा और थीटा इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। यही तीन कंडीशन हम लोग लेते, यही तीन कंडीशन पे, चलो और दो ठो ले लेते इस बार, 60 भी और 120 भी, लेकिन इक्वल वेक्टर के, ये कंडीशन क्या, इक्वल वेक्टर के लिए, इक्वल वेक्टर के बीच में अगर ये एंगल बन रहा, तो अगर इक्वल वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा, मतलब यहाँ पे 0 रखना है, मतलब कॉस 0 हो जाएगा। कुल मिला के आर कितना आने लगेगा, आर आने लगेगा 2 है। अगर 180 रख दें हम लोग तो 90 हो जाएगा, और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो आर आ जाएगा अपने पास 0, क्योंकि एंगल आधा हो जाएगा ना। अगर हम लोग 90 रख दें तो कॉस 45, अब कॉस 45 अगर आएगा तो √2 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, तो आर कहने का मतलब √2 आ जाएगा, या फिर a√2 बोल दो, ठीक है। अगर हम लोग 60 रखेंगे तो 60 रखेंगे तो एंगल 30 हो जाएगा, 30 होने का मतलब √3/2, तो √3a आ जाएगा। अगर हम 120 रख दें तो एंगल 60 हो जाएगा, और एंगल 60 हो जाएगा मतलब हाफ हो जाएगा, हाफ, 30 हाफ, ठीक है, तो ए आ जाएगा। तो कंडीशन क्या है, थीटा अगर 0 रखेंगे इक्वल वेक्टर के लिए तो रिजल्टेंट आ जाएगा 2a, थीटा अगर 90 रखेंगे तो √2a, थीटा अगर 180 रखेंगे तो 0, थीटा अगर 60 रखेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है याद रखना, ये बस इसलिए बताया जाता है कि क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर लो। लेकिन अगर तुम लोग को ये रिजल्ट मालूम है तो ये तो सॉल्व करके खुद भी निकाल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आज हम लोग वीडियो में देखे हैं वो सब तुम लोगों को समझ आया होगा, तुम लोगों तक पहुँचाया होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आज हम लोग देखें हैं लॉ, कौन कौन से लॉ से हम लोग वेक्टर को ऐड करेंगे और क्या प्रोसेस है ऐड करें, मतलब ऐड करके उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ऐड करके उसका डायरेक्शन कितना आएगा, ठीक है। अब इसी में सब्ट्रैक्शन अगर आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, मतलब इसी में एक और कंडीशन लगा देते हैं कि अगर मान लो, पेन का कलर ये ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन अगर बात हो जाए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो हम लोग क्या देखे थे, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर आ रहा था, यही आ रहा था ना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख दे रहे थे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो बहुत अंतर नहीं आएगा। तो जो कुल मिला के अगर हम लोग के पास रिजल्टेंट जो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है, तो जो आर है अपने पास, कहने का मतलब जो रिजल्ट हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या आएगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ रहा था, लेकिन यहाँ कॉस थीटा नहीं आएगा, कॉस 180 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन पलट देते हैं ना, तो पलट देते हैं तो जो एंगल होगा वो थीटा नहीं होगा, 180 माइनस। कहने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन ये बी वेक्टर नहीं लेना हमको, इसको ऐसे लेना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा था तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ आ रहा बात, ये ए वेक्टर, ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, तो हमको अगर नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर ले रहे तो उन दोनों के बीच का एंगल फिलहाल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और 180 माइनस थीटा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट डायरेक्ट जो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो नेगेटिव वेक्टर के लिए जो अपने पास रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। ज़्यादा ताम झाम नहीं करेंगे हम लोग। तो आज वैसे बहुत अच्छा चीज़ तुम लोगों को बताए हैं, को उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को समझ आया होगा
और तुम लोग इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ एक बार रिवाइज़ करेगा, क्वेश्चन देखेगा और खुद से ट्राई करेगा। तो बाकी सब ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना है, पढ़ते लिखते रहना, रिवाइज़ करते रहना, ठीक है। तब तक के लिए राम राम।